हेलो दोस्तों। दोस्तों, आपको पता है कि बीपीएससी जो टीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट थी, जिसमें 11वीं 12वीं हो, 9वीं 10वीं हो या पीआरटी हो, सबके लिए बहुत सारे पद उसमें शामिल थे। उसका रिजल्ट आउट हुआ, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आई। और अब जब पीआरटी का रिजल्ट सामने आया उसके बाद ये तो समझ लीजिए ऐसा हुआ है कि मान लो कि व्यक्तियों को पता था, विद्यार्थियों को पता था, सारे स्टूडेंट को पता था कि मेरा नंबर आने वाला है, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। और हुआ कुछ ऐसा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जिसने जो भी कट ऑफ बताई थी, जो भी चीज़ प्रेडिक्ट की गई थी कि इतने ही नंबर आएंगे, जो भी चीज़ प्रेडिक्ट की गई थी कि इतने नंबर आएंगे, इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो हुआ नहीं। कट ऑफ चली गई 68 से ऊपर। और सोचने वाली बात यह है कि इस रिजल्ट में इतना कुछ गड़बड़ घोटाला है कि शायद अगर मैं शुरू करूंगा तो मुझे बोलते बोलते 2 घंटा लग जाएगा। इतना लंबा नहीं करना मेरे को, मैं सीधा मेन बात पर आता हूं। आपको पता है कि रिजल्ट में कट ऑफ आई गई, नंबर 1। नंबर 2, उस पीआरटी में बीएड के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पहली बात तो आ गई। तीसरी बात कि नियोजित शिक्षकों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया, उनकी सीट को पहले से ही अलॉट क्यों नहीं किया गया, ये पहले क्यों नहीं बताया गया। तो मेरे को यहां तक लग रहा है कि जो परसेंटेज, जो कट ऑफ जो हाई गई है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है तुम्हारा नियोजित शिक्षकों को उसमें शामिल करने का। सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने एक और आई है कि यहाँ पर मैंने कुछ देखा, कुछ चैनल पे देखा, कई जनों को देखा बोलते हुए, मैंने कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों के पास इसके पेपर के क्वेश्चन देखे गए थे। अब ये बात सच है कि झूठ, इसको मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो इसकी जरूर छानबीन होनी चाहिए और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ऐसा है, ऐसा कुछ भी हुआ है तो फटाफट उन बंदों को पकड़ा जाए अगर ऐसा हुआ है, और इस रिजल्ट को दोबारा से बनाया जाए। लेकिन यहाँ सिर्फ रिजल्ट बनाने कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि आपने अतुल जी का ट्वीट आपने देखा होगा, जिन्होंने लास्ट टाइम ट्वीट करा है, जो पीछे हुआ है, कल ही हुआ था, कल की टाइम हुआ था, शाम की टाइम। तो उन्होंने जो उसमें बताया है वो काफ़ी बड़ी बात है। उन्होंने ये बोला है कि जब डीवी शुरू हुआ पीआरटी का, तो पहले दिन ही 10,000 विद्यार्थियों को निकाल दिया गया। उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी डीवी को लेकर। तो अगर एक अंदाजा लिया जाए, अगर ऐसे 10,000, 5,000, 3,000 विद्यार्थी निकलते हैं रोज, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कम से कम 30 से 40,000 पद, 30 से 40,000 सीट्स खाली रहेंगी। बस हमको इसी के लिए फाइट करनी है, लेकिन सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर करना है। मैं बिहार में नहीं हूं कि आप तो बिहार में हैं। अगर आप बिहार में हो तो बिहार का पावर आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। सरकार के ऊपर दबाव डालो, बोर्ड के ऊपर दबाव डालो कि वो वेटिंग लिस्ट को जारी करें, और वेटिंग लिस्ट के अंदर में जो भी आपने क्राइटेरिया रखा था कितने नंबर लाने वाला पास होगा, उसके ऊपर जितने भी विद्यार्थी उनके नंबर कितने आए हैं उस नंबर को शो किया जाए। और जो विद्यार्थी के डीवी के बाद जो सीट्स बच जाएंगी, वो सीट्स को सभी विद्यार्थियों में जो एलिजिबल हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाए, उनको उनका पद मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सीट्स खाली रह जाएं उसे जो ये बोल रहे हैं 2.0 में शामिल कर लें। तो ये बात हो गई कि अपनी पीठ वो खुद थपथपा लेंगे कि लो जी, हमने इतनी बड़ी वैकेंसी दी 2 बार। तो ऐसा मौका आप नहीं देंगे, क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, आप पेपर दे चुके हैं, पेपर का लेवल हाई था, ये सभी जानते हैं। अपने मुंह मिट्टी में नहीं बनना चाहिए कि अपने मुंह कह दिया हमने पेपर बड़ा अच्छा बनाया, ये वो। अच्छी बात है, पेपर अच्छा बनाया आपने। अगर आपने पेपर अच्छा बनाया है तो जो इतने सारे विद्यार्थी तैयारी कर गए हैं उनके साथ गलत क्यों हुआ? उन्होंने जो तैयारी करी तो पेपर बाहर क्यों आया? कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूट्यूब पे ढूंढने में मिलते नहीं है। उससे बड़ी बात क्या है, जितने भी यूट्यूबर्स ने पढ़ाया था उनका पढ़ाया हुआ बहुत कम आया। क्यों आया? इतने सारे चैनल से पढ़ाए, सबने स्टडी करवाई, सबने पढ़ाया, कम से कम 50% तो आना चाहिए था भैया। 10 to 15% भी नहीं आया ढंग से, तो अभी क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो पेपर तो हाई था, और जो प्रिडिक्शन की गई कि भैया नंबर इतने आएंगे, कट ऑफ इतनी आएगी, 50, 55 आएगी, 50 से ऊपर सेलेक्ट हो जाएंगे। और अतुल जी ने खुद कहा था रिजल्ट से पहले, क्या कहा था कि हमको सीट्स फिल करनी है, हम सीट्स खाली रखेंगे नहीं। अगर परसेंटेज, अगर बच्चों के नंबर कम आते हैं तो हम उसमें उनको रिलैक्सेशन देंगे, हम उसमें छूट देंगे ताकि हम सीट्स को भर सकें। फिर उन्होंने कहा कि हम 90% सीट भर रहे हैं। भैया एक बात बताओ, जब सीट्स 100% खाली हैं तो आप उसको 100% भरिए, क्यों छोड़ रहे हैं आप?
इतने सारे विद्यार्थी, इतने सारे बंदे हैं, इतने लड़के लड़कियां इतना परेशान हो रहे हैं। कितने सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी वो बिहार के एग्जाम देने के लिए एक साइड से जाने और आने का खर्चा 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये होता है एक विद्यार्थी का। अगर वो गरीब घर का है तो बेचारे ने कैसे लाया होगा, कहाँ से लाया होगा, कर्जा लिया होगा, क्या किया होगा, क्या बेचा होगा, तब जाके बिहार पहुंचा एग्जाम देने के लिए। और वहां जाने के बाद उसकी इतनी प्रॉब्लम हुई, उसे रूम नहीं मिल रहा रहने के लिए, खाना सही से नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो टेंशन में, परेशानी में वहां पड़ा रहा। आपने पेपर का पैटर्न इतना गलत बनाया कि 2 दिन में पेपर लिया, जो कि पेपर 1 दिन में हो सकता था, लेकिन तुमने 2 दिन में लिया पेपर। लड़के लड़कियों को अलग किया। एक तरफ लड़के लड़कियों को बराबर करने की बात करते हो कि लड़के लड़कियां समान है, एक तरफ लड़के लड़कियों को अलग कर देते हो। समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप कहना चाहते हो। क्या आप लड़के लड़कियों को अगर बराबर दिखा रहे हो तो बराबर दो ना उनको। ये क्या हुआ है कि 68%, यानी कि 68 पर जो अगर देखा जाए, जो मैंने देखा है, नोट किया, जो मैंने खुद एनालाइज किया है कि लड़कों के नंबर 68 पर क्वालिफाई किया है और लड़कियों 58 पर। इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों यार? मेरे को बात समझ नहीं आती। लड़का लड़की बराबर फिर कहां है? अरे डीएसएसबी हो गया, केवीएस का रिजल्ट आया है देख लीजिए, ईएमआरएस हो गया, इतने सारे बोर्ड्स एग्जाम कराते हैं, उनमें तो ऐसा नहीं होता। आप ही इंटर सब कुछ क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? ऐसे कई क्यों हैं जो इन लाखों विद्यार्थियों के मन में चल रहे हैं और पूछ रहे हैं। दोस्तों बस मैं यही कहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि ये जो आपके हाथ में पोस्ट आई है ये जानी नहीं चाहिए, बिल्कुल जानी नहीं चाहिए। क्योंकि अब अगर ये पोस्ट आपके हाथ से गई तो नेक्स्ट टाइम आपकी भर्ती होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश तो अपने कान में रुई डाल के बैठा हुआ है, वो तो कुछ करना नहीं उसने तो साफ साफ कह दिया हमें टीचर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अरे भैया क्यों नहीं है? कितने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जो अच्छे टीचर्स हैं वो बेचारे लाइन में धक्का खा रहे हैं, जो कैपेबिलिटी रखते हैं वो लाइनों में धक्का खा रहे हैं, जिन पे नॉलेज है वो लाइनों में धक्का खा रहे हैं, और जिनके पास नॉलेज कम है, जिनकी नॉलेज पुरानी हो गई है, उनको लेकर भी बैठे हो। अरे जो रिटायरमेंट पेरेंट उन्हें रिटायर करो और जो न्यू है उनको मौका दो। हमारे देश को आधुनिकता चाहिए, आधुनिकता। ये पुरानी पद्धति से बाहर निकलो और सोचो कि अब क्या करना है। सो सारे दोस्तों को यही बोलूंगा मैं आपसे कि प्लीज आप घबराइए मत बिल्कुल भी, और डरना बिल्कुल नहीं है। बस शांति के साथ, इत्मीनान साथ सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, नीतीश कुमार जी तक, और हमारे जितने भी आला कमान ऑफिसर्स हैं वहां तक रिपोर्ट पहुंचाइए कि वो इस पर संज्ञान लें और देखें कहाँ क्या गड़बड़ हुई है, और वेटिंग लिस्ट को जारी करें, बच्चों के नंबरों को जारी करें, कितने नंबर किसके आए हैं। और अगर वेटिंग लिस्ट में ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है, अगर आपके रिजल्ट में गड़बड़ हुआ है तो दोबारा से उसकी कट ऑफ आनी चाहिए। कट ऑफ आने के बाद जो भी नंबर सबको मिलने आने चाहिए। अगर बीएड इसमें इंक्लूड है तो सबको इंक्लूड करो, अगर बीएड है तो सबको इंक्लूड करो, अगर बीएड नहीं है तो उनको इंक्लूड मत करो, उनको भी परेशान मत करो। और एक सीट पर एक व्यक्ति होना सही होता है, ये नहीं कि आप एक बंदे को 3 जगह सीट दे रहे हो, इससे 3 सीटें और फिल हो जा रही हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक और कमेंट कर लीजिएगा और शेयर कर दिया दोस्तों में, और लड़के लड़िए और जीतिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।